अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज थ्री क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं। आज थ्री क्लास का हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया था, सही है। उसमें जो जो बातें बताई गई थी वो हमने पढ़ ली थी। आज जो है हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो पेज नंबर 6 पर मौजूद है और उसका नाम है हमारा जिस्म। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारा जिस्म, यानी कि आवर बॉडी। इंग्लिश में बोल सकते हैं हम आवर बॉडी। अब हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ़ आज़ा होते हैं, मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं, उनको हम आज़ा कहते हैं। ठीक है, यानी कि हाथ एक आज़ा है, नाक एक आज़ा है, उसके अलावा सर एक आज़ा है, पाँव एक आज़ा है, उसके अलावा आप उंगलियां आज़ा हैं। सही है। तो जिस्म के जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं वो क्या कहलाते हैं? आज़ा कहलाते हैं। आज़ा दो किस्म के होते हैं, इंटरनल आज़ा और इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन, यानी कि बैरूनी आज़ा और अंदरूनी आज़ा। बैरूनी आज़ा जो होते हैं वो कौन से हैं? जो बाहर मौजूद हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। नाक बाहर मौजूद है, एक्सटर्नल, बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पर मौजूद है। उसके अलावा कान बाहर मौजूद है, उसके अलावा लिप्स, ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन है। आइज़ एक्सटर्नल ऑर्गन है, हैंड्स एक्सटर्नल ऑर्गन है। ये सारे एक्सटर्नल ऑर्गन कहलाते हैं। हमारी पूरी स्किन एक्सटर्नल ऑर्गन है, सही है। इंटरनल ऑर्गन कौन से हैं? पेज नंबर 6 पर अगर आप देखो तो वहाँ पे जो डायग्राम दिख रही है उसमें आपको क्या दिखाया जा रहा है? एक्सटर्नल ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन? बल्कि इंटरनल ऑर्गन दिखाए जा रहे हैं। ऐसे ऑर्गन जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, सही है, जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे स्कल है, खोपड़ी है हमारी, उसके अंदर ब्रेन है और उसके अलावा बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे मुख्तलिफ़ आज़ा मौजूद हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है आज़ा। सही है। डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है? जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से आज़ा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब कोई मसला तो नहीं है आज़ा को समझने में? अगर आपके सामने आज़ा का वर्ड आता है तो आप आसानी समझ सकते हो कि भाई पार्ट्स ऑफ जो बॉडी है ना, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? आज़ा कहलाते हैं। सही है। उंगली एक आज़ा है, नोज़ एक आज़ा है, लिप्स एक आज़ा है, सही है। अब जो आपके आज़ा हैं वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी कि वो उनके दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स कौन सी हैं? आज़ा को हम इंग्लिश में ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आज़ा को इंग्लिश में ऑर्गन भी कहते हैं। आज़ा ऑर्गन मौजूद हैं हमारी बॉडी के, जितने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से आज़ा कहलाते हैं। नाक, हाथ, पैर, कान, सही है, आँख, ये सारे आज़ा हैं। अब आज़ा दो किस्म के, इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल इधर नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल के लिए हमें थोड़ी बड़ी जगह चाहिए। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन का मतलब है बैरूनी आज़ा, जो बाहर मौजूद है, हमारी बॉडी के बाहर हिस्से में मौजूद हैं। जैसे नोज़, आइज़, एयर, सही है, लिप्स, सही है, चिक्स और चिन, नेक, शोल्डर, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही हैं। तो ये सब किस में आएंगी? ये एक्सटर्नल ऑर्गन में आएंगी, बैरूनी आज़ा में आएंगी। जिस्म के बाहरी हिस्सों को एक्सटर्नल ऑर्गन और उर्दू में बैरूनी आज़ा कहते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। जैसे नाक, ठीक है, कान, हाथ
और आँख वगैरह। तो समझ में आ गया एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है, ऑर्गन्स क्या हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हम ऑर्गन्स कहते हैं, आज़ा कहते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन वो ऑर्गन जो जिस्म के बाहरी हिस्से पर मौजूद हैं, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन क्या है? इंटरनल ऑर्गन दरअसल इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल ऑर्गन पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन वो आज़ा या वो ऑर्गन जो जिस्म के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? इधर नाम नहीं लिखेंगे, बाकायदा उनके बबल बनेंगे। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है ब्रेन, यानी दिमाग। सही है, दिमाग सबसे पहला पढ़ेंगे। अब दिमाग का काम क्या होता है और वो कहाँ मौजूद होता है इसकी बात करते हैं। आपने खोपड़ी का जो वर्ड सुना है, खोपड़ी दरअसल दिमाग की हड्डी को कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन मौजूद होता है, हमारा मगज़ मौजूद होता है, ठीक है। उसकी जो हड्डी है उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कल और उर्दू में हम खोपड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो दिमाग कहाँ मौजूद होता है? स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर मौजूद होता है। ब्रेन खोपड़ी ब्रैकेट में लिख देते हैं स्कल, इंग्लिश में स्कल बोलते हैं खोपड़ी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अंदर मौजूद होता है से मुराद ये है क्योंकि ब्रेन का जो वो है क्या बोलते हैं, ब्रेन का जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, सही है, और ज़रा से टच से वो डैमेज हो सकते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक बहुत ही हार्ड कवरिंग चढ़ाई है जिसको हम स्कल बोलते हैं। जो दिमाग की हड्डी है जो पूरे ब्रेन को घेरी हुई है वो स्कल कहलाती है। और इसका काम क्या होता है कि ये जो सेंसिटिव मसल्स हैं ब्रेन के, यानी कि ब्रेन के जो नाजुक गोश्त है हमारे भेजे का, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखती है, संभाल के रखती है, सही है। जितने भी डिफेक्ट वगैरह आते हैं उससे बचाती है। हेलमेट हम क्यों पहनते हैं? हेलमेट हम सर बचाने के लिए पहनते हैं कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारा जो सर है वो बच जाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक नेचुरल हेलमेट हमें दिया है, सही है, जिसको हम स्कल बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और उसको मुख्तलिफ़ किस्म के जर्क वगैरह, झटके वगैरह से बचाता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? मौजूद होता है ये स्कल में, खोपड़ी में। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बॉडी के जितने काम हो रहे हैं, जितने काम, बार बार मेरा हाथ का हिलना, मेरी आंखों का झपकना, मेरा मिटाना, सही है, आपका सुनना, सुनकर लिखना, देखकर लिखना, ये जितने भी ऑर्डर हैं, ये जितना भी कंट्रोल है, ये किसके हाथ में? हमारे ब्रेन के हाथ में। बॉडी का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ब्रेन के हाथ में होता है। तमाम काम लिख देते हैं। अफ़ाल लिखा हुआ है बुक में, काम लिख देते हैं। अफ़ाल का मतलब भी काम ही कहलाएगा। जिस्म के तमाम काम का कंट्रोल ब्रेन के पास होता है। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं उन सब को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। अब ब्रेन के बाद हम बात करते हैं जो सेकंड है वो है हार्ट, ठीक है, दिल की। दिल का काम क्या होता है?
आपके जो दिल है वो पूरे जिस्म के खून को गर्दिश करता है, सही है। इसका काम क्या है? पहला काम खून को गर्दिश करना, यानी कि खून को पूरे जिस्म तक पहुंचाना, साफ़ खून को, और पूरे जिस्म से गंदे खून को वापस लेकर आना। खून को गर्दिश करता है। सारे बच्चे समझ सकते हैं। खून, मैंने डायरेक्ट अधूरा जुमला लिख दिया है, खून को गर्दिश करता है, तो खून भाई जिस्म के अंदर ही मौजूद होता है और वो जिस्म के खून को ही गर्दिश करवाता है, ठीक है। अब जो है अगली बात है कि वो हरकत करता है, हमारा हार्ट हरकत करता है। जो हम आवाज़ें सुन रहे होते हैं, धड़कन सुन रहे होते हैं, वो किस तरह सुन रहे होते हैं? वो उसी वजह से सुन रहे होते हैं कि हमारा हार्ट जो बार बार पंप हो रहा होता है और फिर एक्सपैंड हो रहा होता है, पंप हो रहा होता है और फिर एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर एक्सपैंड होता है। ये जो सिकुड़ने का और फैलने का जो अमल है ये हरकत में आता है, जिसकी वजह से धड़कन पैदा होती है, जिसको हम हार्ट बीट भी कहते हैं। दिल की हरकत हार्ट बीट कहलाती है, ठीक है। दिल की हरकत जो है वो क्या कहलाती है? वो हार्ट बीट कहलाती है। उसके अलावा दिल जो है वो मुट्ठी के बराबर होता है। हर बंदे की जो मुट्ठी होती है उसके बराबर उसका दिल होता है। मुट्ठी के बराबर दिल होता है हर इंसान का, ठीक है। हर इंसान का जो दिल है उसका जो साइज़ है वो उसकी मुट्ठी के बराबर होता है। अच्छा, अगली बात ये बता रहे हैं कि सीने में दाएं तरफ मौजूद होता है, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ मौजूद होता है। मौजूद सीने में ही होता है, ऐसा नहीं कि दिल यहाँ मौजूद है, नहीं, बीच में ही मौजूद है, लेकिन उसका जो तिरछा है वो किसकी तरफ है? वो दाएं की तरफ है, यानी कि थोड़ा सा इस तरफ मौजूद है, इस वाले लंग्स के पीछे होता है दिल। ऐसा नहीं है कि दिल जो है वो बिल्कुल ही साइड पर है, नहीं, वो बीच में ही मौजूद है, लंग्स के साथ ही मौजूद है, पर दाहिनी तरफ, बाएं तरफ है, थोड़ा सा, सही है, उल्टे हाथ की तरफ है, ठीक है। दिल सीने के बाएं जानिब होता है। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। बाकी पॉइंट इसके मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अच्छा जी, अब जो है दिल के काम की तरफ आते हैं। दिल के काम की तरफ आते हैं तो इसका पहला काम, इसका काम होता है ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है। यानी ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं, ये सारे बच्चे जानते हैं या नहीं जानते? मैं आपको बता दूं, हम जो है माहौल से जो हवा अंदर ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने के अमल में हम बार बार ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी में जा रही होती है, और ये जो गैस है ये खुद ब खुद तमाम आज़म में नहीं जा रही होती, बल्कि ये ब्लड के थ्रू, और ब्लड हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में जा रहा होता है। ऑक्सीजन गई ब्लड के अंदर और ब्लड को कर दिया साफ़। जब ब्लड साफ़ हो गया तो उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये ब्लड वाली जो ऑक्सीजन है ये जाएगी हार्ट के पास, और हार्ट जो है इसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो खून के मुख्तलिफ़ अज्जा मसलन ग़िज़ा, ऑक्सीजन और पानी को जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाता है। खून जिस्म के हर हिस्से तक, मैं 7 पेज की तीसरे पैराग्राफ में हूँ, ठीक है। खून यानी ब्लड का काम मुख्तलिफ़ अज्जा मसलन ग़िज़ा, ऑक्सीजन और पानी को जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाता है। खून जिस्म के हर हिस्से तक खून की नालियों के ज़रिए से पहुँचता है, सही है। तो दिल क्या करता है? दिल से मुख्तलिफ़ खून की नालियाँ निकल रही होती हैं जिसमें खून बह रहा होता है। अब मुख्तलिफ़ पार्ट्स तक खून के जाने का मकसद क्यों है? क्योंकि खून के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, खून के अंदर फूड मौजूद है, और खून के अंदर पानी भी मौजूद है, सही है। कि नालियों के ज़रिए खून जिस्म के हर आज़ा तक पहुँच
है पहुँच कर किस किस चीज़ की फराहमी करता है? ग़िज़ा, पानी और ऑक्सीजन फराहम करता है। ठीक है बच्चों, खून जो है वो खून की नालियों के ज़रिए जिस्म के हर आज़ा तक पहुंचकर, ठीक है, और खून के अंदर क्या क्या मौजूद हैं, जो जो उसकी अज्जा मौजूद हैं उनको हर आज़ा तक पहुंचाता है। सही है। अज्जा कौन कौन से मौजूद हैं? ग़िज़ा, ऑक्सीजन और पानी खून के अंदर मौजूद होता है। अब इसको हर आज़ा तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके लिए जिस्म में एक मोटर है। वो मोटर कौन है? हार्ट है। और हार्ट का काम क्या है? खून की नालियों के ज़रिए, हमारे घर में भी पाइपलाइन लगी हुई होती हैं जो मोटर से जा रही होती हैं, है ना। पानी जब हम टैंकी पे चढ़ाते हैं तो टैंकी से पानी हर नल में आ रहा होता है। कैसे आ रहा होता है? क्योंकि पाइपलाइंस लगी हुई होती है। इसी तरह दिल से भी मुख्तलिफ़ पाइपलाइंस हर आज़ा में जा रही होती हैं और उस तक क्या पहुंचा रही होती हैं? ब्लड को पहुंचा रही होती हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पे, जो है स्टमक यानी मैदा। ठीक है। स्टमक, मैदा। अच्छा जी, स्टमक थैली नुमा उज़ू है जो ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है। सही है। आपका जो स्टमक होता है वो थैली नुमा है। सही है। थैली नुमा स्टमक है जो कि हमारा जो खाना है उसको हज़म करने का काम होता है। किस तरह का है स्टमक? थैली नुमा आ जाएगी। है जो खाने को हज़म करता है। एक तो ये थैली नुमा आ जाए, दूसरा ये खाने को हज़म करने का काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी का जो खाना हज़म हो रहा होता है वो किस में हो रहा होता है? स्टमक में हो रहा होता है। स्टमक की तस्वीर आपको पेज नंबर 7 पर दिख रही है। सही है। और ये खाने को हज़म किस तरह करता है? ये दरअसल जो हम खाना खाते हैं सबसे पहले हम चबाते हैं। सही है। देखो बच्चों, स्टमक जो है वो हज़म इस तरह कर रहा होता है कि वो थैली नुमा जो स्ट्रक्चर है वो बस पंप हो रहा होता है। पंप हो रहा होता है, मुख्तलिफ़ केमिकल खाने में लग रहे होते हैं, खाना जल रहा होता है, दोबारा पिचकता है, फिर जलता है, फिर पिचकता है, यानी कि केमिकल्स को जला रहे होते हैं और स्टमक उसको पिचका रहा होता है, जिसकी वजह से वो खाना जो है वो जो हमने चबा के खाया है वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी आपको कहा जाता है कि खाना चबा के खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चबा के खाएं। क्यों? क्योंकि स्टमक जो है उसकी वर्किंग क्या है? उसका काम है खाना जलाना और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। पर अगर आप चबा के नहीं खाते हो और साबित खाना ऐसे ही आपके अंदर चला जाता है, आपके मैदे में चला जाता है, तो स्टमक उसको नहीं हज़म कर पाता और उससे कोई फ़ायदा नहीं ले पाता। सही है। यानी कि वो फूड फिर हमारी बॉडी में नहीं लेता, बल्कि वो हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, वो स्टूल की फॉर्म में हमारी बॉडी से खारिज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो खाना जब हम चबा के खाएंगे, स्टमक ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड बनाएगा। जितना ज़्यादा लिक्विड होगा उतना ज़्यादा उस लिक्विड को खून में कन्वर्ट करना आसान होगा। सही है। स्टमक खाने को लिक्विड में तब्दील कर देता है और वो जो लिक्विड है वो लिक्विड दरअसल खून में तब्दील होता है। सही है। अब जब लिक्विड कम होगा और मटेरियल ज़्यादा होगा तो खून में सिर्फ लिक्विड जा सकता है, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स तो जा ही नहीं सकते। जब हमने खाना ही चबा कर नहीं खाया तो सॉलिड पार्टिकल्स हैं मैदे में, उस खाने में, उस लिक्विड में। अब वो सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो हज़म ही नहीं होंगे। जब वो हज़म नहीं होंगे तो ब्लड में कुछ जाएगा? वो सॉलिड पार्टिकल्स तो जा ही नहीं सकते, ब्लड में तो सिर्फ लिक्विड वाला पार्ट जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कोशिश करें खाना चबा के खाएं। जब आप खाना चबा के खाते हो तो स्टमक का काम आसान हो जाता है। जब इसका काम आसान हो जाता है तो ब्लड जो है ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो उस लिक्विड में से लेता है और हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी फराहम करता है। सही है। चबाए
हुए खाने को मज़ीद मसल कर, ज़बर लगा देते हैं, मसल कर कैसा कर देता है भाई, मसल कर मज़ीद बारीक कर देता है, बारीक कर देता है। और जब ये इस चबाए हुए खाने को मज़ीद बारीक कर देगा तो अब ये जो बारीक पार्टिकल्स हैं ये बआसानी ब्लड में कन्वर्ट होंगे और ब्लड से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। आज़ा का मतलब क्या है, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को हम आज़ा कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन वो होते हैं जो जिस्म के बाहरी हिस्से पर मौजूद होते हैं, जैसे कि नाक, कान, आँख, मुँह, ज़बान को नहीं लेते हैं, नाक, कान, आँख। अच्छा, तो बच्चों क्लास वर्क में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन के नाम लिखने हैं। सही है, इंटरनल ऑर्गन भी हमने पढ़ लिए, एक्सटर्नल ऑर्गन भी पढ़ लिए। सही है, आपने 5-5 नाम लिखने हैं, 2 कॉलम बनाने हैं। सही है, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। इस तरह कॉपी पे क्वेश्चन उतार कर आपने 2 कॉलम बनाने हैं। 2 कॉलम बनाकर आपने 5 नाम एक्सटर्नल ऑर्गन के और बिल्कुल उसके सामने 5 नाम इंटरनल ऑर्गन के लिखने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, अगले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि आप दिल के बारे में क्या जानते हैं। आप दिल के बारे में क्या जानते हैं। हमने दिल में कुछ नुमाया खसूसियात पढ़ी थी, ठीक है, नुमाया बातें पढ़ी थी दिल में। अब हम उसी के बारे में लिखेंगे कि हम दिल के बारे में क्या जानते हैं। भाई सबसे पहला पॉइंट, दिल की हरकत। दिल की हरकत को धड़कन कहते हैं। ठीक है, अगला, दिल मुट्ठी के बराबर होता है। हर इंसान का जो दिल है वो उसकी मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, होता है। तीसरा पॉइंट आप कौन सा लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं साइड। कौन सी साइड पे दिल मौजूद होता है। दिल सीने के बाएं तरफ मौजूद होता है। ठीक है, दिल जो है वो सीने के बाएं तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ मौजूद होता है। ये कुछ नुमाया बातें हैं जो हमने पढ़ी हैं और जो हम दिल के बारे में जानते हैं। वीडियो को रोकें, ये क्वेश्चन उतारें, आंसर लिखें और थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाएं इसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है आपका, मैदा क्या है और उसका काम बताएं। मैदा क्या है और वो हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा है ये बताना है इस क्वेश्चन में। आपने मैदे की हेडिंग डालनी है पहले तो, ठीक है, बहुत अच्छी सी साफ सुथरी राइटिंग में हेडिंग डालनी है। उसके बाद लिखना है मैदा हमारे जिस्म के अंदर मौजूद एक थैली नुमा आज़ा है। ठीक है, जो खाना हज़म करने का काम करता है। ये काम है मैदे की डेफिनेशन कि मैदा क्या है ये भी आ गया और मैदे का काम क्या है वो भी इसमें पता चल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने
होमवर्क की तरफ। ठीक है, ये था हमारा क्लास वर्क। अब आ जाएं होमवर्क की जानिब। कि होमवर्क में आपने घर से क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, दिल का काम लिखना है। पेज नंबर 7 के थर्ड पैराग्राफ में आपको इससे हेल्प मिल सकती है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि दिल असल में हमारी बॉडी में क्या काम करता है। सही है, दिल का काम लिखें, यानी कि हमारी बॉडी में दिल का क्या काम है। मौजूद तो है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, लेकिन किस वजह से कर रहा है, असल में मकसद क्या है इस काम को करने का। ये सारी बातें पेज नंबर 7 के थर्ड पैराग्राफ में बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे जिस्म में ब्रेन, दिमाग भी लिख सकते हैं, का किरदार क्या है। यानी कि जो हमारा दिमाग है वो हमारे जिस्म में क्या काम सर अंजाम दे रहा है। सही है, ये आपको ब्रेन वाले पैराग्राफ से भी हेल्प मिल सकता है। उसके अलावा और जितनी बातें आप दिमाग के बारे में जानते हैं वो इसमें तहरीर कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। थर्ड पैराग्राफ में मुकम्मल तौर पर सफाई का ख्याल रखते हुए बबल तहरीर करें। ये तीनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। सही है, और ये आपने करने हैं।